खंड 2 अध्याय 22। यह खबर तेजी से सैकड़ों मील दूर ऊंचे पहाड़ी घास के मैदानों में फैल गई। किसी को भी यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई कि एक व्यापारिक शहर अपराजित मंगोल सेना को हरा सकता है। इसने न केवल मुख्य शिविर के विस्फोटक गोदाम को जला दिया, बल्कि दुश्मन से मिलने के लिए आगे बढ़ने वाले सभी गुलाम सैनिकों को भी निगल लिया। यह सही है, व्यापारिक शहर का मुख्य द्वार एक राक्षस की तरह था। एक ही शाम में शहर के 3 द्वारों ने गुलामों के 3 समूहों को निगल लिया। एक बार जब गुलामों ने शहर के द्वार पर हमला कर दिया, तो वे वापस नहीं लौटे। शहर के द्वार के ऊपर केवल काले कौवों के झुंड मंडराते रहे। मंगोल सेना ने भय से देखा, और जब रात हो गई, तो उन्होंने फिर से हमला करने की हिम्मत नहीं की। लासू ने अपना सारा मान खो दिया और गुस्से में तंबू में मौजूद जनरल के सभी अधीनस्थों को कोसने लगा। अगले दिन उसने हमला करने के लिए सेना भेजी। इस बार शहर के उत्तर से अग्रणी घुड़सवार सेना एक गड्ढे में गिर गई, और एक काले कपड़े पहने शूरवीर ने पीली रेत से उठकर अपनी लंबी तलवार से घोड़े के पैरों को काट दिया, जिससे दूसरी घुड़सवार सेना भी गड्ढे में गिर गई। जब उन्होंने अपनी युद्ध रेखाएं स्थिर कर लीं और पीछा करने वाले थे, तो अचानक आसमान को हिला देने वाली हत्या की चीखें सुनाई दी। पीली रेत से अनगिनत काले झंडे उठे, मानो चारों तरफ से एक बड़ी सेना उन्हें घेर रही हो। सेना का नेतृत्व कर रहा सेनापति घबरा गया। उसने सोचा कि एक बड़ी सेना हमला कर रही है, इसलिए उसने तुरंत उन्हें मुख्य शिविर में वापस जाने का आदेश दिया। हवा और रेत के रुकने का इंतजार करते हुए उसने पाया कि कोई सुदृढ़ीकरण या दुश्मन सेना नहीं थी, लेकिन दुश्मन ने लोगों को रथों पर अनगिनत झंडे और पंखे लगाने के लिए भेजा था, अपने घोड़ों को आगे पीछे चलाने के लिए कहा, जिससे सेना का मनोबल बिगड़ गया। लासू क्रोधित हो गया और उसने व्यक्तिगत रूप से उस सेनापति का सिर काट दिया। तीसरे दिन उसने जानबूझकर एक दिन के लिए लड़ाई बंद कर दी। जब रात हो गई, तो उसने व्यक्तिगत रूप से शहर के दक्षिण में दलदल से अपने सैनिकों का नेतृत्व किया, चुपचाप रात में हमला करने की योजना बनाई, और उसी समय 2 अन्य दिशाओं से लोगों को हमला करने के लिए भेजा। दुश्मन को धोखा देने के लिए विचलित करने वाली रणनीति का उपयोग करना चाहता था। घुड़सवार सेना ने अंधेरी रात में दलदल के माध्यम से अपने घोड़ों को उकसाया। सेना चुपचाप पास आई, और जब उन्होंने देखा कि शहर की दीवार पहले से ही उनके सामने थी, अचानक मूल रूप से शांत शहर की दीवार पर अचानक हजारों मशालें जल उठीं। गर्जने जैसी ड्रम की आवाज नीले आकाश में गूंज उठी। तभी अचानक किसी ने डरते हुए मंगोलियन भाषा में चिल्लाया, वहां भात लगा हुआ है, वहां भात लगा हुआ है, दलदल में तेल है, भागो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शहर की दीवार से रॉकेटों की बारिश होने लगी। लाटों के चारों ओर घुड़सवार सेना ने एक पंक्ति बना ली। कई सेनापतियों ने जोर से चिल्लाया, इसके झांसे में मत आओ, इसके झांसे में मत आओ। यह दुश्मन की चाल है, लेकिन किसे पता था कि जैसे ही रॉकेट जमीन पर गिरा, सिर्फ एक धमाका हुआ और दलदल से तेजी से आग फैलने लगी, जिससे पलक झपकते ही दलदल आग के समुद्र में बदल गया। घुड़सवार सेना, जो मूलतः शांत थी, अभी भी घबरा रही थी। घोड़ों की तो बात ही छोड़िए। जैसे ही एक व्यक्ति अराजकता में होता, दूसरे भी उसका अनुसरण करने लगते। अचानक किसी ने अपने घोड़े को भागने के लिए उकसाया। अगर वह नहीं भागता तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही वह भागता, घोड़ा चट्टानों या पानी के घड़ों से टकरा जाता या जाल में भी फंस जाता। घुड़सवार सेना दलदल में गिर गई। उनके घोड़ों के खुरों ने पानी में तेल के बर्तनों को तोड़ दिया, जिससे और अधिक काला तेल बाहर निकल आया, जिससे आदमी और घोड़े दोनों काले तेल से ढक गए, जिससे आग उन तक फैल गई। एक पल में पूरी सेना अराजकता में थी।
दलदल पृथ्वी पर पारगिटरी की तरह लग रहा था। कुछ सेनापति और सैनिक अनिच्छुक थे। उन्होंने अपने सैनिकों को शहर की दीवार की ओर ले जाने का साहस किया। विशालकाय घोड़े को देखकर वह उछल पड़ा और पूरी घुड़सवार सेना के साथ छोटे विशालकाय घोड़ों की श्रृंखला के ऊपर कूदने लगा। कौन जानता था कि जैसे ही घोड़े के खुर जमीन पर पड़े, एक जोरदार धमाका हुआ, आग की लपटें उठीं और घोड़ों का पूरा दल फट गया। इस बार किसी ने फिर से लेइची को पार करने की हिम्मत नहीं की। जनरल लाटो को भी गोली लग गई। सेना को मुख्य शिविर में वापस लौटना पड़ा। जैसे ही वे दलदल से बाहर निकले, उन पर काले कपड़े पहने शूरवीरों ने हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। अंत में उन्हें मुख्य शिविर में वापस लौटने के लिए अपने उत्कृष्ट घुड़सवार कौशल पर निर्भर रहना पड़ा। इस लड़ाई के दौरान लासु का चेहरा राख हो गया और वह मुख्य जनरल के तंबू में गुस्से में था। जब उनके अधीनस्थों ने सैनिकों की गणना की, तो उन्हें पता चला कि 3 दिनों और 3 लड़ाइयों में उनके द्वारा लाए गए 5000 विशिष्ट घुड़सवारों में से लगभग 1/3 की मृत्यु हो गई थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि शहर में विशेषज्ञ मौजूद हैं। कुछ भरोसेमंद लोगों ने अतिरिक्त सहायता मांगी, लेकिन लाटो ने उन्हें डांट दिया। लेकिन अंत में जब भोर हुई, तो उसने फिर भी लोगों को होजो भेजा ताकि वे विशाल घेराबंदी के इंजन और गुलेल ला सकें। शहर की दीवार पर लोग हर दिन ड्रम और घंटियां बजाते थे, बारी बारी से उन्हें बजाते हुए शोर मचाते थे। झांग यांग और शिवये ने सैनिकों को बारी बारी से अपने कमरों में वापस जाने और आराम करने के लिए अपने कानों में कपड़ा ठूंसने की व्यवस्था की, क्योंकि दुश्मन को रोकने के लिए एक मजबूत शहर की दीवार थी और क्योंकि स्टेपी लोग तीरंदाजी और घुड़सवारी में अच्छे थे, यहाँ तक कि महिलाएं और लड़कियां भी। शिवये ने जानबूझकर शिल्पकार से एक मजबूत क्रॉसबो बनाने के लिए कहा जिसे महिलाएं इस्तेमाल कर सकें, ताकि वे बारी बारी से शहर की दीवार पर चढ़कर उसकी रखवाली कर सकें। इसके अलावा गुलाम सैनिकों ने सामूहिक रूप से विद्रोह कर दिया, जिससे शहर में उपयोगी और प्रतिस्थापन योग्य सैनिकों की संख्या बढ़ गई। कुछ दिनों की महान विजय के कारण लोग तकिया छूते ही सो जाते थे। आधी रात को झांग यांग की कमान में काले कपड़े पहने ब्लैक क्रोज दुश्मन के शिविर पर चुपके से हमला करने के लिए एक गुप्त मार्ग से शहर से बाहर निकल गए, जिससे दुश्मन बिना किसी तैयारी के ही रह गया। मंगोल शिविर में मौजूद सैनिक हर दिन शोर से परेशान रहते थे और अक्सर रात में चुपके से हमला करते थे, इसलिए वे ठीक से सो नहीं पाते थे। लगातार कई दिनों तक शिविर के चारों ओर आसमान से विस्फोटक गिरते रहे, यहाँ वहाँ जलते और फटते रहे। हालांकि वे हर बार नहीं मरते थे, लेकिन उनके पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि कौन से विस्फोटक वास्तव में घातक थे और कौन से सिर्फ पटाखे थे। मंगोलों के विपरीत, जो आराम नहीं कर सकते थे और पूरे दिन आग बुझाने में व्यस्त रहते थे और घात लगाए जाने से थक जाते थे, उनके आदमी और घोड़े अच्छा खाते थे और अच्छी नींद लेते थे। दिन के समय अंधेरे कमरे में छिपे रहें, ताकि मध्य गर्मी की धूप से झुलस न जाएं, और रात में आपको दुश्मनों द्वारा विस्फोटक फेंके जाने की चिंता न करनी पड़े। दोनों पक्ष स्टेपी लोग थे, बचपन से ही घोड़ों पर रहते थे, घोड़ों की सवारी करते हुए बड़े हुए थे, लेकिन हर बार जब वे लड़ते थे तो काले कौवे हमेशा ऊपरी हाथ रखते थे। एक सप्ताह बीत गया और लासु के कुलीन घुड़सवारों को पर्याप्त नींद न मिलने के कारण उनकी आंखें लाल हो गईं और वे गर्म स्वभाव के थे। साथ ही वे रात में दिखाई देने वाले और गायब हो जाने वाले काले कौवों से भी बहुत डरते थे। पिछले कुछ दिनों में ऐसा नहीं था कि उन्होंने शहर पर हमला करने के लिए सेना नहीं भेजी, लेकिन वे वास्तव में बिल्कुल भी हमला नहीं कर सकते थे। हर बार जब वे शहर की दीवार के नीचे हमला करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते, तो प्राचीर पर उग्र राक्षसों द्वारा काला तेल छिड़का जाता, उनके हाथ पकड़ नहीं पाते,
उनके पैर ठीक से नहीं चल पाते, दरवाजों पर तीर भी लगे होते, भेड़ियों के दांत एक और आसमान से बिजली गिरती और उनकी आंखों पर टूटे हुए पत्थर, ईंटें, टाइलें और चूना भी बरसता। दीवार पर चढ़ने के लिए संघर्ष करते हुए रक्षक दुश्मन को दीवार से नीचे धकेलने में संकोच नहीं करते थे, भले ही इसका मतलब मौत हो। अंत में किसी को पता चला कि उनकी सेना के गुलाम शिविर में कई रक्षक थे जो गुलाम थे। लोग कानाफूसी करने लगे, कहने लगे कि शहर में एक महिला जादूगरनी थी जो काले कौवे पालती थी, जो लाशों को खाने में माहिर थी। यह कहते हुए कि ब्लैक क्रो का कप्तान एक ग्रिम रीपर, एक भूत है और इस शहर को नष्ट करना असंभव है, अन्यथा वे इतने लंबे समय तक कैसे लड़ सकते थे और फिर भी जीत नहीं सकते थे? अन्यथा एक गुलाम विद्रोह क्यों करेगा? अन्यथा इतनी सारी मौतें क्यों हुईं? कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने युद्ध के मैदान में काले कपड़े पहने हुए दुश्मन सेना का नेतृत्व करते हुए पौराणिक राक्षस ए लैंग डांग को देखा। लोगों ने कहा कि ए लैंग डांग ला टो से बदला लेने आया था। वह ला टो की बची हुई आंख लेने, ला टो का सिर लेने के लिए येलो स्प्रिंग्स से लौटा था। हर कोई जानता है कि युद्ध के मैदान में ऐसा कोई नहीं है जिसे लांग डांग मार न सके, ऐसा कोई सिर नहीं है जिसका लांग डांग काट न सके। यह अफवाह पूरे शिविर में तेजी से फैल गई। जिस दिन लासू ने सार्वजनिक रूप से अफवाह फैलाने वाले का सिर कलम करने का आदेश दिया, उस दिन घुड़सवार सेना ने बताया कि घेराबंदी के वाहन गुलेल और सुदृढ़ीकरण पहाड़ को पार कर चुके हैं और अंतिम दर्रे को पार करने की तैयारी कर रहे हैं। वे आज पहुंचेंगे। लासू बेहद उत्साहित था और उसने अफवाह फैलाने वाले को शिविर और शहर के द्वार के बीच की खाई में खींच लिया। उसने गार्डों का ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद ढोल बजाया और जोर से चिल्लाने के लिए अपनी आवाज उठाई। शहर के लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं लासू हूँ, महान खान हुलागू का अग्रिम सेनापति। आपका शहर कितना बड़ा है? दीवार कितनी मोटी है? कितना भोजन संग्रहित किया जा सकता है? तुम कब तक मेरा विरोध कर सकोगे? हमारे हजारों सैनिक पहाड़ पार कर चुके हैं और आज पहुंच जाएंगे। उस समय मैं इस महल को नष्ट कर दूंगा। लासू पागलों की तरह हंसा। उसने अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति का सिर खुद ही काट दिया, उसका दिल निकाल लिया, दूसरे व्यक्ति के शरीर पर पैर रखा, दिल को तब तक बुरी तरह काटा जब तक वह खून से लथपथ न हो गया। उसे ऊपर उठाया, खून के कटोरे जितना बड़ा मुंह खोला और इस तरफ के सैनिकों से कहा, उसका मांस खाओ, उसका खून पियो, उसकी हड्डियों को कुतर दो, उसे जिंदा खाओ और कच्चा निगल जाओ और उसके शरीर को हजारों टुकड़ों में फाड़ दो। लासू के बर्बर व्यवहार को देखकर तूदा दीवार के ऊपर खड़ा हो गया, अपना लंबा धनुष उठाया, उसे आकाश की ओर तान दिया और एक तीर चलाया। शहर के नीचे सभी दुश्मन सैनिक अपने सिर उठाने से खुद को रोक नहीं पाए, केवल यह देखने के लिए कि तीर ऊंची उड़ान भरते हैं, फिर सीधे नीचे गिरते हैं, लासू से कम 500 कदम दूर। यह देखकर लासू जोर से हंसा और उसके पीछे घुड़सवार सेना भी जोर से हंसी। यह शहर वीरान है, एक महिला के हाथ में क्रॉसबो मेरे पैरों या मेरे जूतों तक तीर भी नहीं पहुंचा सकता। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसने अचानक दूर के बर्फीले पहाड़ों से एक विस्फोट की आवाज सुनी। उसके पैरों के नीचे की जमीन थोड़ी हिली और धीरे धीरे काला धुआं उठने लगा। यह वह दिशा थी जहां घुड़सवार सेना पहाड़ी दर्रे को पार कर रही थी। मंगोल इतने डर गए कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। तूदा दीवार के ऊपर खड़ा था और उसने काला धुआं देखा, इसलिए उसने अपने हाथ में पकड़ा क्रॉसबो बात दोनों को दे दिया। भाभी, क्या हुआ आपको? यह कैसे हो सकता? कोई तीर से कैसे आदेश दे सकता है, बना सकता है? बादोनी ने यह कहा, अचानक समझ गया।
क्या यह बड़ा भाई है? कल रात इसी मामले की वजह से उसने सालाम और एलीला को शहर से बाहर निकाल दिया था। वह मुस्कुराई और सिर हिलाया। हाँ, मैंने अभी तुम्हारे बड़े भाई को खड्ड को उड़ाने के लिए सूचित किया है। तूदा ने अपने छोटे भाई की ओर देखा और कहा, लाटो के सहायक सैनिकों को रास्ता बदलना पड़ेगा, जिससे हमें 10 दिन से अधिक का समय मिल जाएगा। बाद में जब लाटो को खबर मिलेगी तो वह हमला करने के लिए सेना जरूर भेजेगा। तुम सबको अच्छा खाना खिलाओ और सावधान रहो। याद रखें, चाहे वे कुछ भी कहें, लड़ाई के लिए दरवाजा बिल्कुल न खोलें। हमें बस 10 दिन से ज्यादा टिके रहना है और लासू को हंसी का पात्र बनाना है। टाइम यू एर निश्चित रूप से बीएरगे को बचाव के लिए राजी करने में सफल होगी। उस समय जूलियो, जो सिंहासन के लिए लड़ रहा है, यहाँ सैनिकों को बर्बाद नहीं करना चाहेगा और निश्चित रूप से अपने सैनिकों को बुलाने के लिए घंटी बजाएगा। मुझे पता है, बातूनी ने अपनी छाती फुलाकर कहा। बातूनी बिना अनुमति के लड़ने के लिए दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलेगा। बर्फीले पहाड़ों से काला धुआं उठ रहा था। यह ब्लैक फायर था। उसने वह विस्फोटक बनाने का इरादा नहीं किया था जिसने उसके पिता की जान ले ली थी, लेकिन लासू की सेना उसकी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से पहुंच गई। हालांकि थोंग थान ने 3 दिनों तक लड़ाई लड़ी और एक बड़ी जीत हासिल की क्योंकि लाटो ने दुश्मन को कम करके आका था। यह भी इस वजह से था कि दुश्मन ने बड़ी विनाशकारी शक्ति वाले घेराबंदी के हथियारों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। हालांकि पहाड़ पर ट्रुओंगडोंग के पहरेदारों को नहीं पता था कि दुश्मन कौन से हथियार ले जा रहा है। उसने उन्हें निर्देश दिया था कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जो चित्र बनाना जानता हो ताकि वे जो कुछ भी देखें उसे चित्रित करके वापस भेज दें। अन्य लोग इस हथियार को नहीं समझ सकते थे, लेकिन वह इसे देखते ही समझ गई। वह छोटी उम्र से ही अपने पिता के साथ हथियारों पर शोध करती रही हैं और उन्होंने विदेशी देशों के घेराबंदी हथियारों को भी देखा है। ऊपर दिया गया चित्र एक गुलेल का है, उस प्रकार के वाहन के विपरीत जिसके लिए बहुत अधिक मानव शक्ति की आवश्यकता होती है जिसे पूर्व ने हमेशा इस्तेमाल किया है। इस प्रकार के वाहन में लीवर का उपयोग किया जाता है। इसकी सीमा और विनाशकारी शक्ति केवल बेहतर है, खराब नहीं। उसने चिंता के साथ इसे देखा। इस बड़े आकार के साथ यह जो चट्टान निकालता है वह दीवार को तोड़ सकता है, आसानी से एक दिन में शहर को नष्ट कर सकता है। वह एक असहाय स्थिति में थी। वह केवल ब्लैक फायर बनने के लिए पूरी रात जाग सकती थी। उसे मूल विस्फोटकों को बदलने के लिए पहाड़ पर लाने दे सकती थी। वह उस गुलेल को पहाड़ की तलहटी तक नहीं पहुंचने दे सकती थी। उसे हर कीमत पर उसे नष्ट करना था। उसने शुरू में खुद जाने की योजना बनाई थी। काली आग बहुत शक्तिशाली थी। अगर कोई और इसे सावधानी से संचालित नहीं करता तो गलती करना आसान था, लेकिन उसने दृढ़ता से मना कर दिया। कुछ देर बहस करने के बाद उसने कहा कि उसकी घुड़सवारी की क्षमता के कारण रात में पहाड़ पर चढ़ना असंभव है। अगर वह उसे उठाकर ले जाएगा तो वह समय रहते सेना को खड्ड पार करने से नहीं रोक पाएगा। तभी उसने हार मान ली और उसे और काले कौवों को जाने देने के लिए सहमत हो गई। काली आग की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। वह पहाड़ की चोटी का एक बड़ा टुकड़ा टूटता हुआ देख सकती थी। जिस क्षण पहाड़ फटा, उसका दिल धड़कना बंद हो गया। उसे डर था कि वह वहीं मर जाएगा, डर था कि वह उसे अपने हाथों से मार डालेगी। उसने खुद को किसी और चीज के बारे में न सोचने के लिए मजबूर किया। वह जानती थी कि वह नीचे नहीं गिर सकती, वह इस क्षण असफल नहीं हो सकती। अगर वह अभी गिर गई तो सेना का मनोबल डगमगा जाएगा और लासू का हमला उन्हें आधे से हरा देगा। काले धुएं को देखते हुए जिउये ने खुद को सांस लेने के लिए मजबूर किया, खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया, खुद को दूर देखने के लिए मजबूर किया।
खुद को मुस्कुराने और बातुएर को समझाने के लिए मजबूर किया। फिर शांत होने का नाटक किया और दीवार से उतर गई। सैनिकों का इलाज करने के लिए इलिंग के साथ घर लौट आई। उसने सावधानी से अपने शांत होने का मुखौटा बनाए रखा, सावधानी से सब कुछ संभाला और महसूस किया कि प्रत्येक दिन एक वर्ष की तरह था। उस दिन दोपहर के बाद लासो ने वास्तव में हमला करने के लिए सैनिकों को भेजा और शहर के लोगों ने बचाव के लिए बारी बारी से बाहर जाना शुरू किया और आखिरकार वे एक दिन और एक रात के लिए टिके रहने में सक्षम थे। आधी रात तक वह अभी भी वापस नहीं आया था। उसने खुद से कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि पहाड़ ऊंचे थे और सड़क लंबी थी और क्योंकि उन्हें मंगोल घुड़सवार सेना से बचना था। वह पूरी रात व्यस्त रही, आराम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, विचलित होने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, अपनी आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने खुद को घायलों पर ध्यान केंद्रित करने, शहर की रक्षा करने और आपूर्ति प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। खुद को यह महसूस नहीं करने दिया कि सुबह हो चुकी है। खुद को इस बात की परवाह नहीं करने दी कि चिलचिलाती गर्मी का सूरज अपने चरम पर पहुंच चुका है। यह दोपहर का समय है। लाटो शहर के बाहर हमले जारी रहे, लेकिन शहर के अंदर ब्लैक क्रोज अभी भी डटे हुए थे। फिर शाम हो गई। फिर अंधेरा हो गया। 1 चित्रण बाईं ओर एक वज्र दानव है, दाईं ओर एक भेड़िए के दांत का पैटर्न है। खंड 2 अध्याय 23। ऐसा लंबी दूरी के कारण, लासो के लगातार हमलों के कारण और क्योंकि उसे वापस लौटने का मौका नहीं मिल पा रहा था। वह कहीं बाहर था, वह जानती थी। वह वहीं होगा, वह वहीं होगा, वह वहीं होगा। वह खुद से बार बार कहती रही कि घायलों की देखभाल करो, खाना बनाने और भोजन पहुंचाने में मदद करो, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि उसने खुद 2 दिन और 2 रातों से चावल का एक दाना या पानी की एक घूंट भी नहीं पी थी। जब तक कोई उसके सामने मांस का दलिया का कटोरा लेकर नहीं आया, तब तक उसने ऊपर नहीं देखा। यह लिन्ह है। थोड़ा दलिया खाओ, लिन्ह ने ठंडे स्वर में कहा। तुम कोई परी नहीं हो, तुम बिना खाए या पानी पिए रह सकती हो। अंत में अपने आप को पहले मत गिरने दो। उस पल उसकी झूठी शांति लगभग टूट गई। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, बस मांस दलिया का कटोरा लेने के लिए अपना हाथ उठाया और खुद को गर्म दलिया के प्रत्येक कौर को अपने पेट में निगलने के लिए मजबूर किया। वह बिना स्वाद जाने ही खाने लगी, जैसे मोम खा रही हो। उसे दलिया का स्वाद भी नहीं आ रहा था। जब उसने खाना खत्म किया, तो लिन्ह ने खाली कटोरा लिया और चली गई। जाने से पहले वह दरवाजे पर रुकी और कुछ कहा। तुम्हारे आदमी का भाग्य बहुत अच्छा है, वह वापस आएगा। तूदा का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। हाँ, वह अभी भी जीवित था। वह जानती थी, वह निश्चित रूप से अभी भी जीवित है, निश्चित रूप से। इसके अलावा वह किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकती थी। उसे विश्वास करना था कि वह अभी भी जीवित है, कि वह उसके द्वारा नहीं मारा गया है, कि वह उसके हाथों नहीं मरा है। वह निश्चित रूप से अभी भी जीवित है, कि वह वापस आएगा, उसके पास वापस आएगा। क्योंकि अगर वह उसे खो देती है, तो उसे नहीं पता कि वह जीवित रह पाएगी या नहीं। क्या वह खाना जारी रख पाएगी? क्या वह सांस ले पाएगी? अंधेरी और शांत रात। 3 दिन बाद लासो ने आखिरकार हमला करना बंद कर दिया। रात के अंधेरे में केवल तारे आकाश में चुपचाप चमक रहे थे। शहर की दीवार पर केवल गंदगी थी। लोग थके हुए थे, लेकिन फिर भी ठंडी हवा का विरोध करने की कोशिश कर रहे थे। दुश्मन के अस्थायी पीछे हटने का फायदा उठाते हुए बारी बारी से खाना खा रहे थे। शहर की दीवार के सहारे झुके हुए थे और आराम करने के लिए खुद को कपड़े से ढक रहे थे। हालांकि यहाँ गर्मी थी,
लेकिन दिन आग की तरह गर्म थे, लेकिन रातें अभी भी सर्दियों की तरह ठंडी थी। जब वह स्थिति की जांच करने के लिए शहर की दीवार पर गई, तो बातू नी और दा लुआट थिएन तिन फुसफुसाते हुए उसके पास आए। भाभी, बड़े भाई 3 दिन और 3 रातों से शहर से बाहर हैं। शायद हमें रात में ही शहर से लोगों की एक टीम भेजकर उन्हें ढूंढने के लिए पहाड़ पर जाना चाहिए। हवा तेज हो गई, जिससे बादलों ने चांदनी को छिपा दिया, जिससे अंधेरी रात और भी भारी हो गई। वह ठंडी हवा में खड़ी थी, ऊंचे बर्फीले पहाड़ों को देख रही थी, दूर दूर तक फैले काले क्षेत्र को देख रही थी, खुद को 2 शब्द कहने के लिए मजबूर कर रही थी। असंभव। दा लुआट थिएन तिन्ह खुद को जवाब देने से रोक नहीं सके। तियोदा, वे शायद पहाड़ में फंस गए हैं, बचाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके बॉस ने जाने से पहले क्या कहा? उसने उन दोनों को बीच में रोककर पूछा। बादोनी का चेहरा कठोर हो गया। दा लुआट थिएन तिन्ह ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। आप क्या कहते हैं? उसने फिर पूछा। उसकी आंखें अभी भी दूर दूर तक फैली शांत, अंधेरी पर्वत श्रृंखला को देख रही थी, जहां एक भी आग नहीं जल रही थी। दरवाजा मत खोलना, गुप्त रास्ते से बाहर मत जाना, चाहे कुछ भी हो, हमें डटे रहना होगा और बेटनिका से आने वाली सेना का इंतजार करना होगा। और क्या? अगर बड़ा भाई वापस नहीं आता है, तो बाबा हज सब कुछ संभाल लेगा। तो बाबा हक ने क्या कहा? उसने फिर से उदासीनता से पूछा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, चुप रहे। केवल उसने धीरे से वही दोहराया जो उसने कहा था। दरवाजा मत खोलना, गुप्त रास्ते से बाहर मत जाना, चाहे कुछ भी हो, हमें डटे रहना होगा और बेटनिका से आने वाली सेना का इंतजार करना होगा। लेकिन भाभी, बादोन ही बोलना जारी रखने ही वाला था, लेकिन अचानक उसने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा और पूछा। अगर हम अभी दरवाजा खोल दें, अगर हम गुप्त रास्ते से गुजरे, अगर दुश्मन को पता चल जाए और वह हम पर हमला कर दे, तो हम कैसे शांति से रह सकते हैं? मैं कैसे संतुष्ट हो सकता हूँ? उसका जीवन है, क्या उसके भाइयों का जीवन उनका जीवन नहीं है? उनकी आंखों के सामने लड़की एक आत्मा की तरह थी, मानो हवा का झोंका उसे दीवार से उड़ा देगा, लेकिन वह अभी भी सीधी खड़ी थी, बिल्कुल सीधी। वे दोनों अवाक थे और जवाब देने में असमर्थ थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। इसलिए आप दोनों सभी को बता सकते हैं, चाहे कितने भी दिन बीत जाएं, चाहे कोई भी पूछने आए, मेरा जवाब हमेशा एक ही होगा। उसने आंखों में आंसू भरकर उन दोनों की ओर देखा, दीवार पर खड़े सभी पहरेदारों की ओर देखा। उसके होंठ लगभग रक्तहीन थे और वह दृढ़ता से बोल रही थी। नहीं सकता। पुरुषों ने उसे डर से देखा, कोई भी एक शब्द नहीं बोल सका। फिर वह मुड़ी, शहर के बाहर देखा, पहाड़ों को देखा, आगे के शिविर को देखा, अंतहीन अंधेरे को देखा। उसके पतले कंधों को थोड़ा हिलते हुए, उसकी सीधी पीठ को देखते हुए, किसी ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की, नहीं किसी ने उससे फिर से वही सवाल पूछने की हिम्मत की। उस दिन वह पूरी रात शहर की दीवार पर खड़ी रही, दोनों हाथों से खुद को गले लगाते हुए अंधेरे को घूरती रही। रात बहुत अंधेरी और बहुत लंबी थी। आधी रात में उसने अचानक अंधेरे के अंत में दूरी में कुछ अस्पष्ट चमकती हुई देखी, लेकिन यह केवल पलक झपकते ही प्रकट हो गया, बस पलक झपकते ही। पहले तो उसे लगा कि वह कुछ देख रही है। वह बहुत उत्सुक और मतिभ्रमित थी, शायद यह हवा से उड़ाई गई रेत थी। उसने अनजाने में दीवार पर लगी ईंटों को पकड़ लिया, आगे की ओर झुक गई। रात अंधेरी और उजाड़ थी, गहरी और काली दोनों। वह तनाव में आ गई और उसने अपनी सांस रोक ली। उसकी आंखें
बिना पलक झपकाए दूर क्षितिज को देखने लगी। अचानक हवा फिर से चली। इस बार वह अधिक स्पष्ट रूप से देख सकती थी। यह एक झंडा था, अंधेरे में लहराता हुआ झंडा। फिर एक दूसरा झंडा, एक तीसरा झंडा। पलक झपकते ही झंडों के समुद्र ने क्षितिज को ढक लिया। झंडे पकड़े घुड़सवारों की गति बहुत तेज थी, चुपचाप पीछे से आ रहे थे, जल्दी से लासू के मुख्य शिविर के पास पहुंच रहे थे। बाबा हक, सब लोग जागो। शहर के सभी लोगों को जगाओ। जितने हथियार इस्तेमाल कर सकते हो ले लो। भाभी, क्या हुआ? बीएरजी आ गई है, लासू कैंप के ठीक पीछे। वे रात में लाटों पर हमला करना चाहते हैं। हम गेट खोलने में सहयोग करेंगे और एक साथ हमला करेंगे। बाबा हच दंग रह गए। इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाते, एक कार्यकर्ता दीवार पर चढ़ गया, जल्दी से अंदर भागा और कहा, कप्तान को रिपोर्ट करते हुए, हमने जमीन के नीचे से बहुत गहरी गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। यह घोड़े के खुरों की तरह नहीं लग रही थी, लेकिन उनमें से बहुत सारे थे। हम नहीं जानते कि यह क्या है। यह बेटनी का ही होगा। उन्होंने घोड़े के खुरों को कपड़े से ढक दिया था ताकि लोग सुन न सकें, और उन्होंने रात के अंधेरे में हमला किया। तूदा ने बाबा हच की बाह पकड़ ली और जल्दी से कहा, जल्दी से सबको जगाओ, लेकिन ढोल मत बजाओ, नहीं तो तुम सांप को डरा दोगे और घास को डरा दोगे। सभी को शहर के फाटकों पर भेजो और आदेश की प्रतीक्षा करो। जब तुम मेरी ढोल की आवाज सुनो तो भागकर बाहर निकल जाओ। यह सुनकर बाबा हक ने अब और संकोच नहीं किया। तुरंत पलटकर ब्लैक क्रो टीम को दीवार से नीचे उतरने का आदेश दिया। सभी को जागने और आदेशों की प्रतीक्षा करने के लिए कहा। तूदा ने उत्सुकता से अंधेरी रात में झंडों के समुद्र की ओर देखा। उसका दिल केवल एक त्वरित जीत की उम्मीद कर रहा था। जब तक वह यह लड़ाई जीतती है, वह उसे खोजने के लिए शहर छोड़ सकती है। वह उसे खोजने के लिए पहाड़ पर जा सकती है। यह लड़ाई जीतनी ही होगी, जीतनी ही होगी। जब उसे यह पता चला तो वह पलटी और ब्लैक फायर लेने के लिए दौड़ी। फिर उसे शहर की दीवार के बीच में क्रॉसबो से जुड़े तीर में डाल दिया। इस बार उसने सीधे सफेद गोल तंबू पर निशाना साधा। वह जानती थी कि पिछली बार लासू डर गया था और अब वहां नहीं था। हर दिन वह सोने के लिए टेंट बदलता था और वह बड़ा टेंट खाली रहता था। लेकिन वह यह भी जानती थी कि यह लड़ाई हारी नहीं जा सकती। उसे उस तंबू को नष्ट करना ही होगा। कम से कम ऐसा करने से उनके बीच अराजकता तो पैदा हो ही सकती थी। वह हथौड़ा नहीं उठा सकी, लेकिन ए उसके पास आया और उसके लिए बड़ा हथौड़ा उठा लिया। ए, एक मिनट रुको, मेरे ढोल बजाने का इंतजार करो। तूदा ने उसकी बाह पकड़ी, उसे रोका, दूर की ओर देखा। तभी आग की पहली रोशनी जल उठी। अंधेरे में वह देख सकती थी कि आग बहुत तेजी से जल रही थी। एक एक करके वे जल रही थी और क्षितिज को रोशन कर रही थी। फिर चिंगारियों की कतारें आसमान में ऊंची उठ गईं। उसी समय उसने फ्यूज जलाया, हथौड़ा पकड़ा और पूरी ताकत से ढोल बजाया। ए ने गदा नीचे की ओर घुमाई और शहर के दरवाजे उसी समय खुल गए। पुरुषों ने अपनी लंबी तलवारें और चौड़ी तलवारें उठाईं, चिल्लाते हुए और हमला करते हुए। एक पल में युद्ध के नगाड़ों की आवाज तेज हो गई। हत्या की आवाज ने आसमान को हिला दिया। काली आग सफेद तंबू के बीच में घुस गई। विस्फोट जोरदार था, एक भयानक रोशनी का उत्सर्जन करते हुए, अंधेरी रात को रोशन करते हुए, सब कुछ दिन की तरह उज्ज्वल बना दिया। वह झंडों के समुद्र को लहराते हुए देख सकती थी। सुनहरे धागे के पैटर्न के साथ कढ़ाई की गई एक चमकदार सुनहरी रोशनी को दर्शाती हुई, यह गोल्डन ओटियर के मालिक का झंडा था। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि हजारों पीले झंडों के समुद्र में सबसे आगे काले झंडों का एक समूह था,
जो निर्भय होकर मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, बिजली की तरह लासू के मुख्य शिविर में भाग रहा था। जब चमकदार आग की रोशनी मंद हो गई, तो काले झंडों का समूह अंधेरे में डूब गया। वह जगह बहुत दूर थी, बहुत दूर। वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती थी, लेकिन वह जानती थी कि यह वही था, वही था। शिवयी का दिल पागलों की तरह धड़क रहा था, और अंत में वह अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाई। उसने अपनी ड्रमस्टिक को घुमाया और पूरी ताकत से युद्ध के ड्रम बजाए, एक के बाद एक, उसका समर्थन करते हुए, ड्रम को एक संकेत के रूप में इस्तेमाल करते हुए, ड्रम के अनुसार अपने गठन को बदलने के लिए ब्लैक क्रो को मजबूर किया, उसके साथ जुड़ने के लिए आगे बढ़े, कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। यह एक बेहद भयंकर युद्ध था। लासू की मुख्य सेना दोनों सेनाओं के संयुक्त हमले के तहत जल्दी से अलग हो गई थी। हालांकि वह अपने सैनिकों को वापस लड़ने के लिए ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ए लांग टेंग, जिससे हर कोई डरता था, अपनी पूरी ताकत से उसकी ओर बढ़ रहा था। उसका व्यवहार एक राक्षस जैसा था, जिससे अधिकांश लोग सहज रूप से डर के मारे उससे दूर भागते थे। यह देखकर लासू ने अपनी बड़ी तलवार पकड़ी, गुस्से से दहाड़ा और अपने घोड़े को उस पर हमला करने के लिए उकसाया। आग की रोशनी में दोनों लोग लड़े, दोनों ब्लेड हवा में टकराए, जिससे तेज चिंगारी निकली। पसीना, खून और रेत लगातार हवा में बिखर रहे थे। जब दोनों ब्लेड फिर से टकराए, तो ए लैंग डांग के ब्लेड में एक छेद हो गया और चांदी के ब्लेड का एक छोटा सा टुकड़ा उड़कर उसके चेहरे को चीरता हुआ निकल गया। उसने बल कम करने के लिए ब्लेड को झुका दिया। लासू ने अपना पैर उठाया और उसे लात मारी। उसने मौके का फायदा उठाया और अपने घोड़े से उतर गया। उसके बाएं हाथ ने एक साथ लासू को पकड़ लिया और उसे नीचे खींच लिया। वे दोनों अपने घोड़ों से गिर गए। जैसे ही वे उठे, वे आमने सामने लड़ने के लिए आगे बढ़े, अपनी तलवारें उठाईं और एक दूसरे पर वार किया। लासू की तलवार बहुत अच्छी थी। कुछ चालों के बाद उसकी तलवार कई जगहों से टूट गई और फट गई, लेकिन वह फिर भी नहीं रुका और लासू ने उसे रुकने का मौका नहीं दिया। यह युद्ध था, निष्पक्षता जैसी कोई चीज नहीं थी। हवा बह रही थी, आग जल रही थी और हत्या की चीखें अंतहीन थी, और घोड़ों के खुरों से जमीन हिल रही थी। यह देखकर कि उसके हाथ में तलवार लगभग टूट चुकी थी, लासू की आंखों में क्रूरता झलक रही थी और वह जोर से चिल्लाया, अपनी पूरी ताकत से अपनी तलवार नीचे झुलाई। एक झटके के साथ उसकी तलवार कट गई। एक पल में लासू की बची हुई आंखों में हत्या का इरादा और गर्व चमक उठा, लेकिन वह केवल एक सेकंड के लिए गर्वित था, क्योंकि ए लैंग डांग अपनी तलवार टूटने के बाद भी नहीं रुका। उसने टूटी हुई कृपाण को पकड़ लिया और वार करना जारी रखा, बहुत तेज, पिछले वार से भी तेज, इतनी तेज कि उसे प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। हालांकि उसने इसे देखा, उसका शरीर साथ नहीं दे सका, वह केवल असहाय होकर देख सकता था, क्योंकि ए लैंग डांग ने अपनी कलाई घुमाई और टूटी हुई कृपाण का आधा हिस्सा उसकी आंख के पैच में घुसा दिया, जिससे उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर गया। अपनी मृत्यु तक लाटो की बची हुई आंख में अभी भी एक आत्मसंतुष्ट भाव था, फिर अनिच्छा में बदल गया। अब तक उसे बस यही एहसास हुआ कि दूसरा आदमी बस इस पल का इंतजार कर रहा था, कृपाण के टूटने का इंतजार कर रहा था। वह तैयार नहीं था। वह आदमी स्पष्ट रूप से उसकी गर्दन पर हमला करता रहा। लड़ाई की शुरुआत से ही वह उसकी गर्दन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। सभी कहते थे कि वह सिर काटने में माहिर है, इसलिए उसने गर्दन पर एक गार्ड पहना था। आंखें क्यों? आंखें क्यों? ए लांग डांग ने उसकी बची हुई आंख को देखा, उसकी अनिच्छा को देखा, उसके क्रोध को देखा,
उसके संघर्ष करने के इरादे को देखा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी तलवार पहले ही उसके सिर में घुस चुकी थी। क्यों? लैप्टो ने अनिच्छा से प्रश्न पूछ लिया। क्योंकि आप एक जनरल हैं और मैं एक सैनिक हूँ। उसने उस आदमी की ओर देखा जिसके मुंह और नाक से खून बह रहा था और बिना किसी भाव के उसे उत्तर दिया, तुम्हारे पास कवच और तलवार है। मेरे पास अब तक बस यह टूटी हुई तलवार है। यह सुनकर लैप्टो को अचानक समझ आ गया कि इस आदमी का शुरू से ही उसकी गर्दन पर हमला करना महज एक योजना थी। शुरू से ही वह हार गया था, उसे हारना तय था। हवा तेज चल रही थी। उसने उस क्रूर और निर्दयी व्यक्ति को देखा जिसने उसे सालों तक प्रताड़ित किया, एक अनिच्छुक कुत्ते की तरह उसके चाकू के नीचे सांस लेने का इंतजार किया। वह इतने सालों से अग्रिम पंक्ति में विजय प्राप्त कर रहा था। उसके हाथ में चाकू अनगिनत बार टूट चुका था। वह जानता था कि कोई भी तलवार टूट नहीं सकती और वह यह भी जानता था कि उसकी तलवार लासू की कीमती तलवार के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकती। इसलिए उसने तलवार के टूटने का इंतजार किया और तलवार को टूटने दिया। वह जानता था कि इस वजह से दुश्मन लापरवाह हो जाएगा, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा बल का इस्तेमाल किया और समय पर तलवार नहीं घुमा पाया। उसे अपना संतुलन बनाए रखने के लिए एक कदम आगे बढ़ाना पड़ा। उसे बस उस एक कदम की जरूरत थी। बची हुई आंखों की रोशनी गायब हो गई थी। अब कोई आत्मसंतुष्ट और अनिच्छुक नहीं था। अब कोई उत्तेजित और क्रोधित नहीं था। जो कुछ बचा था वह खालीपन था। उसने टूटी हुई तलवार नीचे रख दी और खड़ा हो गया। उसने लासू का सिर नहीं काटा, क्योंकि उसे फिर कभी इनाम पाने के लिए उसका सिर नहीं काटना पड़ेगा। जब वह खड़ा हुआ तो उसने पाया कि उसके बगल के लोगों ने धीरे धीरे लड़ना बंद कर दिया था। जैसे ही दुश्मनों ने देखा कि लासू मर चुका है, कुछ पलटकर भाग गए, कुछ ने अपने घोड़ों को छोड़ने के लिए कहा, कुछ ने अपनी तलवारें गिरा दी और आत्मसमर्पण में अपने हाथ ऊपर कर दिए। किसी व्यक्ति को गोली मारने के लिए पहले घोड़े को मारना चाहिए। दुश्मन को मारने के लिए पहले सेनापति को मारना चाहिए। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो सैकड़ों हजारों सालों से नहीं बदला है। एक पराजित सेना एक ढहते हुए पहाड़ की तरह होती है। शहर की दीवार पर खड़े होकर तूदा दुश्मन सेना के पतन को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। लासू के झंडे एक के बाद एक नीचे गिर रहे थे। जब महान युद्ध समाप्त हुआ तो आकाश पहले से ही उज्ज्वल था। युद्ध समाप्त हो चुका था। पीछे जली हुई भूमि छोड़ गया था। केवल BRG का पीला झंडा और ब्लैक क्रॉस का काला झंडा अभी भी खड़ा था। लासू का झंडा फिर कभी नहीं फहराया जाएगा। खंड 2 अध्याय 24। युद्ध समाप्त हो गया। ब्लैक क्रॉस धीरे धीरे शहर में पीछे हट गए। वह दीवार पर खड़ी होकर प्रत्येक आदमी को शहर में आते हुए देख रही थी, लेकिन वह उनमें से नहीं था। वह और भी ज्यादा घबरा गई और भी ज्यादा डर गई। आखिरकार अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने हथौड़ा फेंक दिया और शहर की दीवार से नीचे भागी। घनी भीड़ के बीच से संकरे शहर के दरवाजे से घुसी, जल्दी जल्दी उसे ढूंढने लगी। शहर के अंदर और बाहर हर जगह लोग थे, लेकिन वह वहां नहीं था। वह हामफती हुई आगे की ओर भागी। पुरुषों ने उसे देखा और अपने आप पीछे हटकर रास्ता बनाने लगे। वे जानते थे कि वह किसे ढूंढ रही है, जानते थे कि वह किसे ढूंढना चाहती है। फिर अचानक उसे भीड़ में वह लंबा चौड़ा व्यक्ति दिखाई दिया। वह आदमी घोड़े पर नहीं बैठा था। उसकी पीठ उसकी ओर थी और वह किसी से बात कर रहा था। उस आदमी के छोटे काले बाल थे। उसने काले कपड़े पहने हुए थे। उसका हेलमेट कहीं गिर गया था। उसके शरीर पर लगा कवच भी टूटा हुआ था। उसका पूरा शरीर धूल और खून से लथपथ था, लेकिन वह वही था। वह जानती थी।
यद्यपि वहां लोगों का एक समुद्र था और उनके बीच कुछ 100 कदम की दूरी थी, फिर भी उसने उसे पहचान लिया। झांग यांग। जब वह उसकी ओर दौड़ी तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। हालांकि वह जानती थी कि इतनी लंबी दूरी और इतनी तेज आवाज के कारण वह उसे सुन नहीं सकता था, फिर भी वह उसे पुकारने से खुद को नहीं रोक सकी। ट्रोंग डोंग। उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए या वास्तव में उसकी पुकार सुनते हुए, उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और देखा कि वह जल्दी से उसकी ओर दौड़ रही है। बिना एक पल की हिचकिचाहट के वह उस व्यक्ति को छोड़कर, जिससे वह बात कर रहा था, भीड़ को दूर धकेल दिया, उसकी ओर दौड़ा, जल्दी से उन दोनों के बीच की दूरी कम कर दी। वह उसकी बाहों में आ गई, उसने उसके छोटे शरीर को गले लगा लिया। भोर की रोशनी ने दोनों लोगों को एक दूसरे को कसकर गले लगाते हुए ढक लिया। उस पल चारों ओर सब कुछ गायब हो गया। शोर, धुआं, आग, रेत, लोग, घोड़े, यहाँ तक कि दूर क्षितिज से धीरे धीरे उगता हुआ चमकीला सूरज भी अब अस्तित्व में नहीं था, केवल वह और वह रह गए। तूदा अपने आंसुओं को लगातार बहने से नहीं रोक पा रही थी। उसे बहुत डर था कि वह सिर्फ एक भ्रम था, डर था कि वह सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन वह उसकी बाहों में था, ठीक उसकी बाहों में, उसे पकड़े हुए। उसकी बाहों में लड़की बहुत गर्म थी। उसका चेहरा आंसुओं से भरा था, उसकी आंखें भय और डर से भरी थी। वह उसे कसकर गले लगाने और माफी मांगने से खुद को रोक नहीं सका। मुझे खेद है, लासू कई दिनों से बिना रुके शहर को घेरे हुए है। मुझे शहर में प्रवेश करने का मौका नहीं मिला है। मैं गुप्त मार्ग के पता चलने का जोखिम नहीं उठा सकता, शहर का द्वार खोल सकता हूँ। वह जानता था कि जैसे ही गार्ड उन्हें वापस लौटते देखेगा, वह निश्चित रूप से दरवाजा खोल देगा और अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाने के लिए बाहर निकलेगा। वह आग नहीं जला सकता था, न ही धुआं करके उसे बता सकता था कि वह ठीक है। यदि वह इसे देख सकती थी, तो लैब 2 सेना भी इसे देख सकती थी। यदि वह ऐसा करेगा तो वह अपने उन भाइयों को मार डालेगा जो उसका अनुसरण करते हैं। मैं जानता हूँ, मुझे पता है। उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छिपा लिया, आंसू बारिश की तरह बह रहे थे। वह जानता था कि वह चिंतित होगी, वह निश्चित रूप से चिंतित होगी। वह उसे बहुत अच्छी तरह से समझता था, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। जब वह पहाड़ पर लाटों को शहर पर पागलपन से हमला करते हुए देख रहा था, तो उसे केवल इस बात से नफरत थी कि वह उसके साथ नहीं था, उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। यह वास्तव में एक भयानक यातना थी। उसे डर था कि शहर की रक्षा नहीं की जा सकती। उसे डर था कि पहरेदार उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। उसे डर था कि वह उसे खो देगा। लड़की को अपनी बाहों में पकड़े हुए उसने रुंधे गले से कहा, मैं शहर वापस नहीं जा सकता, लेकिन मैंने पहाड़ पर दूर रसोई से धुआं देखा। मुझे पक्का पता था कि यह BRG है, इसलिए मैंने अपने भाइयों को वहां ले गया। उसे अंधेरे का फायदा उठाकर लासू पर हमला करने की सलाह दी। यही मौका था। अब और मत बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह सब अतीत की बात है। मत सोचो, इसका जिक्र दोबारा मत करो। उसने अपना सिर उठाया, आंखों में आंसू लिए उसे देखा, उसके चेहरे को सहलाया, उसके गाल पर लगे घाव को सहलाया और अपनी भावनाओं को स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सकी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उस क्षण वह सांस लेने में असमर्थ लग रहा था। उसने धीरे से पूछा, तुमने क्या कहा? मुझे तुमसे प्यार है। उसने आंखों में आंसू भरकर उसकी ओर देखा और ईमानदारी से उस भाषा का प्रयोग किया जिससे वह सबसे अधिक परिचित था, और कहा, तुम सर्दियों में मेरी धूप हो, तूफानों में मेरा बंदरगाह हो, अंधेरे में मेरे बहादुर नायक हो, मेरे जीवन के पुरुष हो। मेरा प्यार। उसे यकीन नहीं हुआ।
लेकिन उसने सचमुच उसकी मातृभाषा में उससे दुनिया में प्यार के सबसे खूबसूरत शब्द कहे थे। हर शब्द मानो उसके दिल में अंकित हो गया था। सामने हंसती रोती लड़की को देखकर, उसकी आंखों में चमकती कोमलता को देखकर उसका खून खौल उठा, खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपना सिर नीचे झुकाया, सबके सामने, अपने सभी भाइयों के सामने, तेज धूप में, और उसे गहराई से चूमा। उस समय सब कुछ बहुत बढ़िया था। युद्ध समाप्त हो चुका था। शहर में हर कोई खुश था। हर घर में अपनी सबसे अच्छी शराब और मांस लाया गया था, और राहगीरों को एक साथ खाने, पीने, नाचने और गाने के लिए आकर्षित किया गया था। ट्रुओंग डुओंग और तूदा हर जगह एक साथ जाते थे, बिल्कुल भी एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। वह उसके साथ खाती थी, उसके साथ साफ सफाई करती थी, और लगभग दोपहर के समय ही नहाने के लिए घर जा पाती थी। कौन जानता था कि सभी लोग इतने उत्साहित थे कि जैसे ही उन्होंने उन दोनों को देखा, उन्होंने उन्हें साथ में खाने पीने के लिए खींच लिया। शहर के गेट से बाजार तक पहुंचने में उसे पूरी सुबह लग गई। बड़ी मुश्किल से वे आखिरकार ब्लैक क्रो एली पहुंचे और अपने भाइयों से गर्मजोशी से बधाइयां प्राप्त की। जब तक वह वास्तव में घर लौटे और आराम कर पाए, तब तक 2 घंटे बीत चुके थे। उसने पानी उबाला। सुंदर और गर्म बाथरूम में उसने उसकी धूल धोने में मदद की और फिर उसके घाव पर पट्टी बांधी। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म करे, वह उसे चाहने से खुद को रोक नहीं पाया, उसके साथ उलझ गया, अंतहीन रूप से उलझ गया, दूसरे की गर्माहट को सोख लिया। उसने उस मजबूत आदमी को अपनी बाहों में कसकर गले लगाया, उसकी तनी हुई मांसपेशियों, उसकी जलती हुई इच्छा को महसूस किया। उसने अनजाने में उसे और गहराई से आत्मसात कर लिया, कांपते हुए उसके कानों में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जो इतने लंबे समय से उसके दिल में दबी हुई थी। इससे वह और भी भावुक और अधिक साहसी हो गया, जिससे वह पूरी तरह से जल उठी, पूरी तरह से उसकी बाहों में पिघल गई। मुझे तुमसे प्यार है, उसने उसके होठों को बार बार चूमते हुए कहा। उसे शब्दों और कामों दोनों से प्यार करो। उसने उसे हर तरह से जवाब दिया, जैसा उसने इस्तेमाल किया था। इस जीवन में उसने कभी बहुत दूर की उम्मीद करने की हिम्मत नहीं की, कभी सपने देखने की हिम्मत नहीं की। उसने सोचा कि उसे अपने साथ रखने में सक्षम होना पहले से ही बहुत अच्छा है। वह कभी यह आशा नहीं कर पाया कि वह उसका दिल जीत सकेगा, उसका प्यार पा सकेगा। उसने कभी यह स्वप्न भी नहीं देखा कि वह स्वेच्छा से उसके साथ रहेगी। उसके साथ होने मात्र से ही उसे अत्यंत आभारी और मूल्यवान महसूस होता था। कौन जानता था कि वह स्वेच्छा से उसे और देगी। उसके लिए भावनाएं उसके दिल में भर गईं, उसके पूरे शरीर में भर गईं। उसने सावधानी से उसे खुद को सुखाने में मदद की, उसे भी मदद करने दिया, फिर उसे लपेटने के लिए कुछ कपड़े लिए, उसे यार्ड में ले गया, अपने छोटे से कमरे में वापस आया और उसके साथ बिस्तर पर लेट गया। उसका छोटा चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे थे, उसका गोरा शरीर पिछले कुछ दिनों में थोड़ा वजन कम कर रहा था, जिससे उसे दिल टूटने और अफसोस होने का एहसास हुआ। उसके हाथ उससे दूर जाने में असमर्थ थे। वह उसके शरीर को छूने और उसके चेहरे को सहलाने से खुद को रोक नहीं सका। वह बिल्कुल उसके जैसी ही थी। उसके छोटे छोटे हाथ उसके शरीर, उसके चेहरे को सहला रहे थे, मानो उसे डर हो कि अगर वह 1 सेकंड के लिए भी सावधान नहीं रही, तो वह गायब हो जाएगा। बिस्तर पर जाने के बाद उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब हर बात को शब्दों की जरूरत नहीं थी। वह उसके कोमल हाथों से उसके स्नेह को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, उसकी काली काली आंखों में भी वही जलता हुआ स्नेह देख सकता था। फिर वह उसकी बाहों में सिमट गई,
उसके छोटे हाथ उसकी कमर को गले लगा रहे थे। उसका दिल उसके दिल से सट रहा था। आखिरकार थकान से शांति से सो गई। उसने सावधानी से उसके छोटे, कमजोर शरीर को पकड़ रखा था। उसका दिल बहुत गर्म था, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी गर्म थीं। इतने सालों में उसने युद्ध में सब कुछ खो दिया था, उम्मीद और सम्मान खो दिया था, लेकिन उसने उसके लिए सब कुछ पा लिया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, उसकी सांस ली, उसकी धड़कन और गर्मी महसूस की। सिर्फ इसी पल उसे पता चला कि वह क्यों जिंदा था, क्यों वह पीड़ित था। अब उसे अतीत के सभी दर्द, क्रोध और चोट की परवाह करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह उससे मिल चुका था, क्योंकि वह उसके पास थी, क्योंकि वह उससे प्यार करती थी। जब वह उठा तो अंधेरा हो चुका था। किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसे परेशान करने के डर से वह बिस्तर से बाहर निकला और अपनी पैंट पहन ली। दरवाजे के बाहर टाइम यू एयर खड़ी थी। बड़े भाई, क्षमा करें, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन गिल्ड के मालिक मधुशाला में ग्रेट खान बियरका के मनोरंजन के लिए भोज का आयोजन कर रहे हैं। वे तुम्हें और तुम्हारी भाभी को एक साथ आने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। हालांकि वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वह कैप्टन था और उसका वहां रहना जरूरी था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे भी क्यों आमंत्रित करना चाहता था। वह कपड़े पहनने के लिए बिस्तर पर वापस गया। उसका इरादा अकेले जाने का था, लेकिन वह पहले से ही जाग चुकी थी। तुम्हें थोड़ी देर और सोना चाहिए। यह बस एक सामाजिक कार्यक्रम है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वह जानता था कि वह बहुत थकी हुई है। वह कई रातों से सोई नहीं थी, इसलिए तकिया छूते ही वह सो गई। तूदा ने अपना सिर हिलाया, उसे अपना कोट पहनने में मदद की, फिर उसकी बेल्ट बांधने में मदद की। उसने अपना सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वह अनजाने में उसका हाथ कसकर पकड़े हुए घुट रहा था। सच कहूँ तो वह भी उसके साथ रहना चाहता था। उसने अपने जीवन में बहुत लंबे समय तक कष्ट झेले थे, और उसे पाने में सक्षम होना हमेशा उसे अवास्तविक लगता था, जैसे कि यह वास्तविक था और जैसे कि वह एक सपने में था। इसलिए उसने उसे कपड़े पहनने में मदद की, उसके बालों में कंघी की, फिर उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसके साथ बाहर चला गया। सड़क पर हर जगह रोशनी और फूलों से सजाया गया था, जैसे कि कोई उत्सव हो। हालांकि यह पहले से ही अंधेरा था। हर जगह आप लोगों को मांस भूनते, शराब पीते, अलाव जलाते और एक साथ खुशी से गाते हुए देख सकते थे। जब वे दोनों शराबखाने में पहुंचे तो मालिक पहले से ही वहां मौजूद थे। जिउये ने पुरुषों के विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अभी भी उस समय थका हुआ महसूस कर रही थी, इसलिए उसने बस उसका हाथ पकड़ लिया, उसके बगल में झुक गई। लेकिन इस समय महान खान बी गेर भी आ गया। कई पूरी तरह से सशस्त्र मंगोल सेनापति उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उत्तर के नेता की पीठ बाघ की तरह थी और कंधे भालू के जैसे थे। उसके मुंह के किनारे दाढ़ी थी और ठोड़ी के नीचे एक गोटी थी। उसकी आंखें चमकीली थीं। उसके चेहरे से उसकी चतुराई और क्षमता का पता चलता था। जिउये ने उसे देखकर दंग रह गई। वह वही आदमी था जिसने आज सुबह झांग यांग से बात की थी। हालांकि उसने सुना था कि मंगोल बहादुर और लड़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक व्यक्ति जो महान खान था, व्यक्तिगत रूप से युद्ध के मैदान में जाएगा। जैसे ही महान खान ने उसे देखा, वह तुरंत उसके पास चला आया। झांग यांग, अच्छा भाई, तुमने आज बहुत अच्छा खेला। इतना कहने के बाद उसने उसके कंधे पर थपथपाया। यह सुनकर वह तुरंत झुका और अपने हाथ जोड़कर धीमी आवाज में बोला, यह सब महान खान का काम है। अगर महान खान की मदद न होती
तो झांग यांग असहाय हो जाता। वह कई वर्षों तक सेना में रहे थे और अपने दिल में जानते थे कि सत्ता में बैठे लोग चापलूसी सुनना पसंद करते हैं, और यदि उन्होंने उपलब्धियां भी हासिल की हों तो भी उन्हें श्रेय नहीं दिया जाएगा। हा 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 हा, ठीक कहा। जू ली वू क्रूर और अमानवीय है, और उसने लासू को भी वैसा ही सिखाया है। इस बार मैं सभी को अपना गुस्सा निकालने में मदद करने आया हूँ। यह सुनकर उसने यह सच नहीं बताया कि 3 दिन पहले बियरकै ने एक बड़ी सेना का नेतृत्व किया था, लेकिन जानबूझकर 30 मील दूर खड़ा था और बगुले से लड़ने और मछुआरे के जीतने का इंतजार कर रहा था। उसने केवल अपना सिर और भी नीचे झुकाया और कहा, महान खान बुद्धिमान है। अच्छा, अच्छा, अपना सिर ऊपर उठाओ। वह हंसा और उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोला, चलो अंदर चलते हैं और साथ में अच्छा खाना खाते हैं। यह सुनकर उसने अपना हाथ वापस खींच लिया, अपना सिर ऊपर उठाया और अचानक देखा कि बिटनिका उसके पीछे खड़ी लड़की को देख रही थी। बिटनिका ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। यह महिला है ना? मैंने लोगों को कहते सुना कि वह बुद्धिमान, सौम्य, साहसी और सतर्क है, और उसने कई बार लाटो घुड़सवार सेना को हराने में कैप्टन की मदद की थी। यहाँ तक कि शहर के द्वारों पर लगे क्रॉसबो बोल्ट भी उनके द्वारा डिजाइन किए गए थे, जो इस महान युद्ध के पीछे का असली श्रेय है। तूदा अंदर से डरी हुई थी, लेकिन बाहर से उसने शांत होने का नाटक किया और कहा, ग्रेट खान ने गलत समझा। इस छोटी लड़की को केवल वही चित्र याद थे जो उसने बचपन में किताब में देखे थे, और उसने उन्हें बेतरतीब ढंग से बनाया। उसने बस एक बार कोशिश की थी। यह शहर के कुशल कारीगरों की बदौलत सफल हुआ, न कि इसलिए कि मैंने इसे स्वयं किया। तुम दोनों विनम्र हो, बिटनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर कुछ और नहीं पूछा, पलटकर अंदर चली गई। वह बहुत चिंतित थी, यह जानते हुए कि वह भी चिंतित था, लेकिन यह भोजन तो खाना ही था। दंपत्ति ने ग्रेट खान, बियरका का अनुसरण किया, गिल्ड के मालिकों के गर्मजोशी भरे स्वागत में। उसके बाद बियरका ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन जब उसका चेहरा शराब पीने से लाल हो गया, तो उसने एक बार फिर झांग यांग से अपनी सेना में शामिल होने और उसके लिए योगदान देने का अनुरोध किया। यदि मुझे आपके जैसा कोई वीर सेनापति मिलता तो यह यात्रा व्यर्थ नहीं जाती। आपके उपकार के लिए धन्यवाद, महान खान, लेकिन ट्रोंग डोंग एक क्रूर व्यक्ति है। सौभाग्य से उसे बॉस टाट बीन्ही और अन्य मालिकों द्वारा यहाँ कप्तान बनने के लिए समर्थन दिया गया था। यहाँ तक कि लासू को मारना भी केवल भाग्य का मामला था। युवक, इतना विनम्र मत बनो। मैं जानता हूँ कि तुम ए लांग डांग हो। तुम कई वर्षों से लाटो की कमान में हो, फिर भी वह तुम्हारी प्रतिभा से ईर्ष्या करता है और तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है, जिसके कारण तुम्हें सेंचुरियन कमांडर का निम्न पद दिया गया है। लेकिन हमारी खानते में ऐसा नहीं है, केवल योग्य लोग ही उच्च पदों पर चढ़ सकते हैं। इस बार आपने सेना को महान विजय की ओर अग्रसर किया, मैंने इसे स्पष्ट रूप से देखा है। आपके पास एक महान सेनापति का आचरण है, बहादुर और अजय। आप सेना का नेतृत्व करते हुए युद्ध को ऐसे चीर रहे हैं जैसे आप किसी निर्जन स्थान में प्रवेश कर रहे हों। यदि आप मेरे साथ आ जाएं, तो मैं आपको तुरंत 5000 घुड़सवार सेना की कमान सौंप दूंगा। तुम्हें अग्रिम सेनापति बनाऊंगा। यह सुनकर गिल्ड बॉस एक दूसरे की ओर देखने लगे, किसी की भी ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि वे झांग यांग को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन बियरगे महान खान थे और आज उन्होंने उन्हें बचाने के लिए विशेष रूप से सेना भेजी। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जब तक वे हर साल श्रद्धांजलि देते रहेंगे, तब तक वे शहर की घेराबंदी के लिए सेना भेजेंगे। इसके अलावा महान खान ने कहा था कि वह झांग यांग को मोहरा सेनापति के रूप में नियुक्त करना चाहता था।
प्राचीन काल से पानी निचले स्थानों पर बहता है और लोग ऊंचे स्थानों पर जाते हैं। हालांकि उन्हें झांग यांग की जरूरत थी, लेकिन उनके लिए ज्यादा कुछ कहना सुविधाजनक नहीं था। आखिरकार शहर की रक्षक टीम का कप्तान होना महान खान के सेनापति होने की तुलना में एक कदम में स्वर्ग चढ़ने जैसा था। वास्तव में झांग यांग ने तुरंत अपने हाथ जोड़े, एक घुटने पर झुके और कृतज्ञता में अपना सिर झुकाया। धन्यवाद महान खान। खंड 2 अध्याय 25। रात काफी हो चुकी थी। मुस्कुराने के अलावा तू दा ने खुद को किसी भी प्रकार की घबराहट या चिंता न दिखाने के लिए मजबूर किया। वह वापस बैठ गया, उसकी ओर देखे बिना, बस चुपचाप मेज के नीचे उसका हाथ पकड़े रहा। भोज काफी देर तक चला। एक के बाद एक ग्रिल्ड मीट परोसा गया और खूब शराब परोसी गई। सभी ने तब तक शराब पी जब तक उनके चेहरे लाल और कान गर्म नहीं हो गए। लगातार नए नियुक्त जनरल को बधाई देते रहे। आधी रात को भोजन और शराब से भरा हुआ बीएरजी अपने अधीनस्थों के साथ शहर के बाहर शिविर में खुशी से लौट आया। झांग यांग, शिवये और मालिकों ने लौटने से पहले महान खान को शहर के द्वार तक विदा किया। वापस आते समय सभी बॉस ने आह भरी क्योंकि वह जाने वाला था, लेकिन फिर भी उसे बधाई दी और आशीर्वाद दिया। रास्ते में बाजार में जमा लोगों ने दोनों को रोक लिया। कैप्टन महोदया, जल्दी करो, ग्रिल्ड मीट खाओ। बड़े भाई, मौत आओ, कुछ पिए। पुरुषों ने संगीत बजाया, महिलाओं ने गीत गाए और सभी ने कैंप फायर के चारों ओर नृत्य किया। उसने मना नहीं किया, उसे भीड़ में खींच लिया, उसका हाथ भी पकड़ा और उत्साही पुरुषों के साथ नृत्य किया। वह नृत्य करना नहीं जानती थी और उसने पहले कभी नृत्य नहीं किया था, लेकिन उसने सहयोग करने की कोशिश की। अपने हाथ ऊपर उठाए, ताली बजाई, हंसी और साथ में गाना गाया। उसने उसे कभी इस तरह हंसते नहीं देखा था, उसे कभी गाते नहीं सुना था। वह वास्तव में उसे जोर से हंसते हुए देखना चाहती थी और उसे किसी और परिस्थिति में सच्ची खुशी और उत्सव में गाते हुए सुनना चाहती थी। उसके साथ शहर में घूमते हुए उसने यह भी महसूस किया कि शराबखाने से निकलने के बाद कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे। आग की रोशनी उसके चेहरे पर चमक रही थी, जिससे उसकी आंखें रोशन हो रही थी। वह जानती थी कि वह क्या सोच रहा था, वह उसकी आंखों में यह देख सकती थी। उसे जाना ही था। उसने उसके लिए शासक बनने का मौका छोड़ दिया, उसकी रक्षा करने का। पार्टी के बाद से वे सभी अपने दिल में यह जानते थे। जब बिटनिका ने क्रॉसबो के बारे में पूछा, लेकिन उस विस्फोटक का जिक्र नहीं किया जिसने लाटो तंबू को नष्ट कर दिया था और आकाश और पृथ्वी को हिला दिया था, तो उसे दोनों को एहसास हुआ कि बिटनिका को पहले से ही यह रहस्य पता था। यहाँ आने से पहले ही उसने स्पष्ट रूप से जांच कर ली थी। बिटनिका को उसकी प्रतिभा चाहिए थी, लेकिन साथ ही वह यह भी चाहता था कि वह उसके लिए योगदान दे। वह एक दुर्लभ खजाना था, और ग्रेट खान ने ब्लैक फायर को देखते ही पता लगा लिया कि यह कोई साधारण विस्फोटक नहीं था। इसलिए वह उसे अपने पास रखना चाहता था। उसके यह स्वीकार करने के बाद भी उसने लोगों को उनका पीछा करने के लिए भेजा। उसकी सहमति संदिग्ध महान खान को आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। बिटनिका यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह उसके पास है। जब नृत्य समाप्त हुआ तो उसने उसे अपनी बाहों में ले लिया। तूदा उसके कान में झुकी, भारी सांस लेते हुए, और धीरे से फुसफुसाया, तुम एक जनरल बन सकते हो। इस एक वाक्य में उसके लिए उसका सारा गहरा स्नेह समाहित था। वह एक जनरल बन सकता था, वह उसके साथ रहने को तैयार थी, उसके करियर को पूरा करने के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार थी। उसके सीने में उसके लिए कोमलता भर गई थी। नहीं, मैं नहीं बन सकती,
वह फुसफुसाया, मैं केवल तुम्हें चाहता हूँ। वह नहीं चाहता था कि उसके कारण उसे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाए जो वह नहीं करना चाहती थी। वह नहीं चाहता था कि उसके हाथ निर्दोषों के खून से रंगे हों। वह जानता था कि अगर ऐसा हुआ तो एक दिन वह अपने दिल में भारी अपराध बोध को सहन नहीं कर पाएगी और मर जाएगी। उसने उसके छोटे चेहरे को सहलाया, उसकी आंखों में गौर से देखा और कर्कश स्वर में कहा, मैंने कभी भी ए लैंग डांग बने रहने के बारे में नहीं सोचा था। लांग डांग मंगोलों द्वारा पाला गया एक कुत्ता है जो एक जानवर है। मैं ट्रोंग डोंग हूँ और सिर्फ तुम्हारी ट्रोंग डोंग। बाकी की जिंदगी के लिए। उसका दिल हिल गया। उसने आंखों में आंसू भरकर उसे देखा, अपना सिर उठाया और उसे चूमा। संगीत फिर से शुरू हुआ। सभी ने मुड़कर ताली बजाई और खुशी से गाना गाया। आग अचानक भड़क उठी और जब रोशनी गायब हो गई तो वे दोनों अब कैंप फायर के पास नहीं थे, जीत का जश्न मना रहे लोगों के समुद्र में गायब हो गए। उसने किसी को अलविदा नहीं कहा और नहीं उसने। वह वास्तव में लिना से एक शब्द कहना चाहती थी और वह ब्लैक क्रोज टीम में अपने भाइयों को अलविदा नहीं कहना चाहता था, लेकिन भले ही वे सहन नहीं कर सकते थे, वे दोनों जानते थे कि अब बर्बाद करने का कोई समय नहीं था। वे घर भी नहीं लौटे। अपने शरीर पर पहने कपड़ों के अलावा वह कुछ भी नहीं लाए थे। बस ऐसे ही वे एक घुमावदार गली में मुड़ गए। रात में जल्दी जल्दी भागते हुए वे शहर की दीवार के बगल में वॉच टावर के नीचे गुप्त मार्ग तक पहुंच गए। वॉच टावर के नीचे गुप्त मार्ग के प्रवेश द्वार पर सैनिक पहरा दे रहे थे। वह प्रहरी दुर्ग में घुस गए, उन्हें धोखा देने के लिए एक कारण तैयार किया, लेकिन प्रहरी दुर्ग में कोई नहीं था। केवल सभी एर और डुआन सोंग तांग वहां एक कपड़े का थैला पकड़े खड़े थे। वह दोनों स्तब्ध थे। सभी एर ने उसे देखा और कड़वाहट से मुस्कुराई। मुझे पहले से ही पता था कि तुम दोनों को जाना है। दूसरे यह नहीं देख सकते थे कि तुम अनिच्छुक थे, लेकिन लाओ डुआन और मैंने पूरी दुनिया की यात्रा की है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने नहीं देखा हो। डुआन सोंग तांग ने पैकेज को शिवये को सौंप दिया और कहा, छोटी भाभी, इसे अपने साथ ले जाओ, मना मत करो। हम दोनों पर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप दोनों का बहुत एहसान है। तुदा ने यह सुना, उसकी आंखें थोड़ी गर्म हो गईं। उसने घुट-घुट कर इसे स्वीकार कर लिया। उसे स्वीकार करते देख डोआन तुंग डोंग खुशी से मुस्कुराया। त्रुओंग डोंग ने अपने सामने खड़े दो बॉस को देखा, उसका गला भर आया। उसने अपने हाथ जोड़े और भारी आवाज में कहा, मेरे भाइयों, कृपया उनका ख्याल रखना। चिंता मत करो, बीएरजी को अभी भी सम्मान की जरूरत है। इसके अलावा हम अभी भी उसे हर साल बहुत सारा पैसा दे सकते हैं। वह हमारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाएगा। ऐसा कहने के बाद टाट बिन्ही ने एक कदम पीछे हटकर गुप्त दरवाजा खोला और कहा, उसका घोड़ा सड़क के अंत तक पहुंच गया है। ठीक है, तुम दोनों जल्दी जाओ। अगर तुम हिचकिचाओगे तो बहुत देर हो जाएगी। यह जानते हुए कि वह सही था, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, जल्दी से गुप्त दरवाजे में प्रवेश किया, शहर की दीवार के नीचे गुप्त मार्ग से गुजरे और अंधेरे का फायदा उठाकर शहर से निकल गए। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ हवा धीरे धीरे रेत उड़ा रही थी। वह घोड़ों को बाहर ले गए, उन पर एक साथ सवार हुए और घोड़ों से रात की हवा में जल्दी से चले जाने का आग्रह किया। वह उसके पीछे बैठ गई और सामने वाले आदमी को कसकर गले लगा लिया। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसे शहर में चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। अभी भी संगीत गूंज रहा था, दूर दूर तक हंसी फैल रही थी। फिर शहर दूर होता गया, छोटा होता गया। उसने अपना चेहरा घुमाया, उसे कसकर गले लगाया, यह जानते हुए कि वह अपने जीवन के बाकी समय में इस शहर को कभी नहीं भूलेगी, शहर के लोगों को कभी नहीं भूलेगी। रात अंधेरी थी।
बादलों ने चांद को ढक लिया था। वे दोनों हवा में पागलों की तरह सवार थे, पहाड़ में प्रवेश करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वे घास के मैदान और नदी को पार कर पहाड़ पर पहुंचने वाले थे, अचानक आगे जंगल से एक तीर निकल आया। उसने पहले और दूसरे तीर को रोक दिया, लेकिन तीसरा तीर घोड़े की आंख पर लगा। घोड़ा दर्द से करा उठा और तुरंत अपने खुरों को ऊपर उठाया, जोर से हिनहिनाया, फिर लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। उसने तुरंत उसे गले लगाया और घोड़े से कूद गया। इससे पहले कि वह अपनी सांस भी ले पाता, उसने देखा कि कई घुड़सवार अपने घोड़ों को दौड़ाने के लिए उकसा रहे थे, अपनी तलवारें उठाकर उस पर वार कर रहे थे। उसने अपने पीछे खड़ी लड़की की रक्षा की, अपनी कमर से बड़ी तलवार निकाली, बाएं दाएं को रोका, यहाँ तक कि एक घुड़सवार को नीचे गिरा दिया। एक घुड़सवार की बाह काट दी जिसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन घुड़सवार हर तरफ से आ गए। जब उसने उसे बचाना चाहा, तो किसी ने पीछे से वार किया, फिर उसके हाथ, उसकी जांघ पर। अंधेरी रात में वह मौत से लड़ता रहा, लेकिन वह फिर भी घुड़सवारों द्वारा पकड़ी गई, घोड़े पर खींची गई। उसने घोड़े के पैर पर बड़ी तलवार घुमाई, घोड़ा दर्द से लड़खड़ा गया और नीचे गिर गया। उसने उसे वापस अपनी ओर खींचा, लेकिन किसी ने उस पर वार किया। हर वार उसके कमजोर हिस्से पर निशाना साध रहा था। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई उसे छीनने के लिए आया। वह एक से लड़ता रहा, लेकिन दूसरा भी आ गया। एक तीर उसके कंधे में लगा, फिर उसके बाएं पैर में। अंधेरी रात में उसका खून बिखर गया। घबराहट में तूदा ने तलवार को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने उसे तलवार की रोशनी से दूर खींच लिया, लेकिन किसी और ने उसके चेहरे पर चाबुक से वार किया। वह पीछे नहीं हटा, क्योंकि वह उसके पीछे थी। लेकिन लगभग उसी समय एक और कोड़ा आया, जो उसकी कमर के चारों ओर लपेट गया, उसे एक तरफ खींच लिया। उसे जाने दो, उसने चिल्लाते हुए अपना चाकू उस व्यक्ति पर फेंका जो उसे खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरे घुड़सवार ने उसे पकड़ लिया और उसे अपने घोड़े पर खींच लिया। उसने अपनी जांघ से तीर निकाला और घोड़े की गर्दन में जोर से घोंप दिया, और खून बहने लगा। वह चिल्लाया और दूसरे घुड़सवार के सिर में तीर मार दिया, उसके हाथ से चाकू छीन लिया और उसके गले में लिपटा हुआ कोड़ा काट दिया। उसने उसे फिर से पकड़ लिया, उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसे बचाने के लिए वह पूरी तरह से बेखबर था। एक और तीर सीधे उसके सीने में जा लगा और उस पर और चाकू से वार किए गए। एक चाकू उसके कंधे पर, एक चाकू उसके पैर पर, एक चाकू उसके चेहरे पर, एक चाकू उसकी आंख में घुस गया। ऐसा न करें। नहीं, मैं भी आपके पीछे आता हूं। हम कुछ भी करते हैं। उसे मत मारो, उसे मत मारो। ट्रुओंग डोंग, उसे मुझे वापस दे दो, इसे मुझे वापस दे दो। तभी बगल से एक लंबा कोड़ा आया, जो उसके हाथों और पैरों को लपेटना चाहता था। वह एक रस्सी से बच निकला, लेकिन पांचवी रस्सी उसकी गर्दन में लिपट गई। एक घुड़सवार सैनिक ने काला भाला लेकर उसके घोड़े को पीछे से उकसाया और काला भाला उसकी छाती में घोंप दिया। खून से सना चांदी का भाला उसकी छाती में घुस गया। आखिरकार उसे रुकना पड़ा और घुटनों के बल बैठना पड़ा। मत करो। उसने अंधेरी रात से आती उसकी दर्द भरी चीखें सुनी। दर्द अंदर से बह रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसके दिल में था। उसकी गर्दन से खून की एक बूंद बह निकली, उसके मुंह और नाक से छींटे पड़े। उसने अपने सामने गहरे अंधेरे में देखा, अनिच्छा से अपना सिर आसमान की ओर उठाया और जोर से चिल्लाया, अपनी तलवार को घुमाते हुए अपने सीने में घुसे भाले को काट दिया, खड़े होने की कोशिश की। खून बहता रहा,
उसने भाले का आधा हिस्सा घसीटा और 2 कदम बढ़ा, दूसरा भाला उसकी ओर भौंका। इस बार सामने से हालांकि उसने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसे रोकने की ताकत उसके पास नहीं थी। उसने महसूस किया कि भाला उसके हाथों से फिसल गया और उसकी कमर में घुस गया, जिससे वह कुछ कदम पीछे हट गया और जमीन पर गिर गया, जिससे भाले का आधा हिस्सा जो पहले उसे पीछे से घोंपा था, उसकी छाती में और भी ज्यादा घुस गया। ट्रुओंग डोंग, वह खड़ा होना चाहता था, उसकी चीखों का जवाब देना चाहता था जो दूर दूर तक जा रही थी, लेकिन अब उसके पास ताकत नहीं थी। उसे सिर्फ घाव से लगातार बहता हुआ ताज़ा खून महसूस हुआ, जो उसकी सारी ताकत छीन रहा था। अनगिनत घोड़ों के खुरों की आवाज़ें ज़मीन को हिला रही थी और उसे बहा ले जा रही थी। उसे दूर मत ले जाओ, उसे दूर मत ले जाओ। वह खून से लथपथ था, दर्द से कराह रहा था, खड़ा होना चाहता था, यहाँ तक कि उसकी ओर रेंगना भी चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसकी आज्ञा नहीं सुन रहा था, केवल उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने अपनी आंखें खोलीं, अंधेरा फिर से उसे घेरने लगा। वह मरने वाला था, उसे पता था। वह मरना नहीं चाहता था, मरना नहीं चाहता। वह कभी भी उस तरह जीना नहीं चाहता था। उसने जीने का एक कारण खोज लिया, जीवन का अर्थ जान लिया, उसे सचमुच जीवन मिल गया। अभी अभी सच्चा प्यार मिला है। अब क्यों? क्यों? वह तैयार नहीं था, सचमुच तैयार नहीं था। उसने सोचा कि वह आखिरकार अपने जीवन के बाकी समय उसके साथ रह सकता है। बड़ी मुश्किल से उसने उज्जवल भविष्य की प्रतीक्षा करने का साहस किया, लेकिन भगवान अभी भी उसे चिढ़ा रहे थे। 8 भाग उस पर हंस रहे थे कि उसने ऐसा भ्रम पालने का साहस किया। वह अभी भी उसे रोते हुए देख सकता था, उसकी आंखों में दर्द और डर देख सकता था। उसके साथ होने की यादें एक एक करके उसके दिमाग में उभर आईं। वह खुश थी, वह नाराज थी, वह दुखी थी, वह खुश थी। उसकी मुस्कान बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके आंसू हमेशा उसके दिल को घुटन देते थे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने रोते हुए और हंसते हुए, उसे धीरे से चूमते हुए कहा। उसे उसकी रक्षा करनी चाहिए थी। उसे अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि बिटनिका को ब्लैक फायर की ताकत का पता चल जाएगा। जब महायुद्ध खत्म हो जाता, तो उसे तुरंत उसे दूर ले जाना चाहिए था। लेकिन वह वास्तव में उसके साथ रहना चाहता था, यहाँ रहना चाहता था, अपना बाकी जीवन एक साथ बिताना चाहता था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी आंखों में गर्म आंसू बह निकले, जिससे उसकी पहले से ही खंडित दृष्टि और धुंधली हो गई। उसकी छाती में दर्द से कराहता हुआ दिल धड़कने की कोशिश कर रहा था, बेताब होकर धड़क रहा था, लेकिन यह धीमा और धीमा होता जा रहा था, कमजोर और कमजोर होता जा रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, पीली रेत को उड़ा रही थी, जिससे घास लहरों की तरह लहराने लगी, पत्तियां ज्वार की तरह घूमने लगी। खंड 2 अध्याय 26। बर्फीली ठंडी बारिश की एक बूंद अचानक गिरी। यह खून से लथपथ उसके चेहरे पर गिरी, उसके बाद दूसरी बूंद, तीसरी बूंद। भारी बारिश ने तेजी से जमीन को भिगो दिया, जिससे आसपास का नजारा धुंधला और अस्पष्ट हो गया। बारिश में एक लड़की ने काले कपड़े पहने, नंगे पांव, पानी में कदम रखा। उसने जूते नहीं पहने थे और एक पेंटेड पेपर छाता पकड़े हुए थी। उसके लंबे काले बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसका पूरा व्यक्तित्व लगभग अंधेरे में घुलमिल गया था। वह उसके पास चली गई, अपना सिर नीचे करके जमीन पर पड़े उस आदमी को देखा, जिस पर अनगिनत बार वार किए गए थे। उसके शरीर में 2 भाले लगे हुए थे, कई टूटे हुए तीर, एक टूटा हुआ चाकू, अभी भी सांस के लिए हाँफ रहा था। इस आदमी का पूरा शरीर खून से लथपथ था, इंसानों का खून, घोड़े का खून, उसका अपना खून।
भारी बारिश भी उसके शरीर पर लगे खून को नहीं धो पाई। वह बैठ गई और अपना बर्फ सफेद हाथ उसके चेहरे को सहलाने के लिए आगे बढ़ाया। उसे कोई एहसास नहीं था, वह बहुत पहले ही सारी चेतना खो चुका था, लेकिन किसी तरह उसने उसके अस्तित्व को पहचान लिया। वह एलिन्ह थी, उसे पता था। इस समय उसके बगल में बैठी हुई महिला काले वस्त्र पहने जादूगरनी थी। मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। उसने अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन उसने उसकी आवाज सुनी। वह ठंडी और उदासीन आवाज सीधे उसके दिमाग में आई, इतनी स्पष्ट। तुम क्या कीमत चुकाने को तैयार हो? उसे डर लगना चाहिए था, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। लेकिन उसे इस बात का एहसास बहुत पहले ही हो चुका था, और अचानक ही उसकी उम्मीद जाग उठी, जिससे उसका दिल फिर से जोरों से धड़कने लगा। सब कुछ, मैं कीमत चुकाने को तैयार हूँ। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मन ही मन उत्तर दिया। मुझे बिन बुलाए मेहमानों को भगाने में मदद के लिए एक गार्ड की जरूरत है। जब तुम बच जाओगी, तब तक तुम्हें मेरा अनुसरण करना होगा जब तक मैं तुम्हें अनुमति न दे दूं। उसने विनम्रता से कहा। ठीक है, उसने बिना सोचे उत्तर दिया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके लंबे बाल उसकी बर्फीली छाती पर गिर रहे थे। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम एक जानवर के वंशज हो, और तुम्हारे शरीर में जानवर का खून बह रहा है। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी मूल शक्ति वापस दे सकता हूँ, ताकि तुम तातुदा को बचा सको। लेकिन तुम एक राक्षस में बदल जाओगे, असली एलांग डांग में बदल जाओगे। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि उसने क्या कहा, लेकिन उसने उसे वह सब दिखाया, जिससे उसके मन में वह रूप दिखाई देने लगा। एक क्षण के लिए तो उसका दिल लगभग धड़कना बंद हो गया। यह एक राक्षस था, एक डरावना राक्षस। उसने पहले भी उस किंवदंती के बारे में सुना था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह वास्तव में अस्तित्व में है। यह अस्तित्व में है, ठीक वैसे ही जैसे आप अस्तित्व में हैं। यही कारण है कि आपकी चोटें सामान्य लोगों की तुलना में तेजी से ठीक हो सकती हैं, और आप युद्ध के मैदान में इतने बहादुर और अजेय हो सकते हैं। यह आप है, आप यह है। मिश्रित रक्त वाले जानवर, उनका खून पतला कर दिया गया था, इसलिए इसे नियंत्रित किया गया था। कुछ लोग इसे स्वाभाविक रूप से महसूस करते हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल आपकी तरह। लेकिन यहाँ हमेशा मौजूद रहता है। उसने अपना सिर और भी नीचे झुकाते हुए पूछा, अब बताओ, क्या तुम अब भी तैयार हो? तभी उसे सही मायने में समझ में आया कि महिला जादूगरनी ने उससे क्यों पूछा कि वह क्या कीमत चुकाने को तैयार है। वह उसे बचा सकती थी, लेकिन वह अब मानव नहीं रह जाता, मानव नहीं बल्कि एक राक्षस, एक पशु बन जाता। वह चाहती थी कि वह असली एलैंग डांग बन जाए, उसका रक्षक कुत्ता बन जाए। लेकिन ऐसा करने से उसे बचाने में मदद मिल सकती थी। उसे जीवित रहने, स्वस्थ जीवन जीने, जो चाहे करने देना, और दूसरों द्वारा नियंत्रित और इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण न बनना। उसके लिए यही काफी था। इसलिए उसने पूरे दिल से महिला जादूगर से कहा, जब तक मैं उसे बचा सकता हूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस आदमी की भावनाएं बहुत बड़ी थी, आग की तरह भयंकर, लगभग उसे चोट पहुंचा रही थी। उसका खून खौल रहा था। एलिना ने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। आदमी की भावनाएं अभी भी उसके पूरे शरीर में फैल रही थी, इतनी भयंकर कि इससे उसका दिल दुखने लगा। उसका खून पागलों की तरह दौड़ने लगा। धिक्कार है, इसीलिए उसे लोगों को छूना पसंद नहीं था। वह चुपचाप कोसती रही, उस आदमी को देखती रही जो सांस लेने के लिए तड़प रहा था। उसकी पुतलियां फैल गई थीं। वह जानती थी कि अब और समय नहीं बचा है। हालांकि वह उसे फिर से छूना नहीं चाहती थी, फिर भी वह अपने हाथ से छाता छोड़ने से खुद को नहीं रोक पाई।
उसके शरीर में फंसे भाले को पकड़ लिया और जोर से उसे बाहर खींच लिया। घाव से और खून बहने लगा। उसके शरीर में ज्यादा खून नहीं बचा था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने अपनी उंगली के सिरे को काटने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल किया, जिससे खून की एक बूंद निकल गई। बिजली चमकी, आसमान में गड़गड़ाहट हुई, मानो वह उसके स्वर्ग विरोधी कार्यों से असहमत हो। उसने ध्यान नहीं दिया, उसके घाव पर खून टपका दिया। उसके बर्फीले चेहरे को सहलाते हुए प्राचीन जादुई शब्द बुदबुदाए। उसका खून उसके शरीर में समा गया, उसके शब्द उसके दिल में समा गए। वह महसूस कर सकता था कि उसकी छाती में दिल जोर से धड़क रहा था, एक के बाद एक। फिर दर्द अचानक उसके सीने से पूरे शरीर में फैल गया। वह पीछे हट गई, उस आदमी को देखने लगी जिसकी केवल एक सांस बची थी, पूरी तरह से हिलने में असमर्थ, तीव्र दर्द के कारण अपने शरीर को झुकाते हुए सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। अगले ही पल उसके शरीर के सभी घाव बंद होने लगे, यहाँ तक कि टूटे हुए तीर, महान दाव और आधा लंबा भाला भी बाहर निकल आया जो उसकी मांसपेशियों और हड्डियों में गहराई से धंसा हुआ था। रक्तस्राव धीमा होकर रुक जाता है। वह पलटा और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, सांसें ले रहा था, आंखें चौड़ी करके देख रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, वह दर्द में उसे देख रहा था। फिर वह बदलने लगा। यह बदलाव इतना तीव्र था कि उसकी नसें फटने लगी। उसने अपने दांत भींच लिए, लेकिन खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका और अंततः जोर से चिल्ला पड़ा। उसने उसके हाथ पैर लंबे होते और मांसपेशियां उभरती देखीं। उसके शरीर पर पहने हुए कपड़े, यहाँ तक कि पैरों में पहने हुए चमड़े के जूते, बाजुओं पर पहने हुए कांसे के हाथ के पट्टे, सब उस भयानक शक्ति के कारण खिंच गए और टूट गए, जैसे किसी चमड़े के थैले में बहुत अधिक पानी भर गया हो। वह बढ़ता रहा, उसके चेहरे की हड्डियां भी आकार बदलती रहीं। उसके पूरे शरीर पर काले बाल तेजी से उग आए। आसमान में फिर से बिजली चमकने लगी, लगातार गड़गड़ाहट होती रही। उस पल उसे लगा कि वह इसे सहन नहीं कर पाएगा। वह इतनी बुरी तरह घायल हो गया था कि उसके खून के बाद भी वह अचानक और भारी परिवर्तन से मर सकता था। सभी मिश्रित रक्त वाले जानवर इस तीव्र प्रक्रिया को सहन नहीं कर सकते, विशेष रूप से कई पीढ़ियों पहले के मिश्रित रक्त वाले, जिनके रक्त का रंग उसके जैसा पतला था। लेकिन अंत में वह फिर भी इससे बच गया। गरजती बारिश और भयंकर हवा में उसने उसे एक आदमी से एक विशाल जानवर में बदलते देखा, जो उत्तरी जंगल में रहने वाले कबीले के लोगों ने मुंह से सुना था, सम्मान और भय दोनों के साथ। यह काला था, काले फर और काली आंखों वाला। मानवीय आंखें। वह आश्चर्यचकित थी कि इसने अभी भी अपनी समझदारी बरकरार रखी है, लेकिन इसने ऐसा किया। वह उस आदमी को उसकी आंखों में देख सकती थी। पिछले 1000 सालों में वह कभी भी किसी मिश्रित रक्त वाले जानवर से नहीं मिली थी जो अपने पहले परिवर्तन के दौरान अपनी समझदारी बनाए रख सके। यहाँ तक कि आदमी का छोटा भाई भी ऐसा नहीं कर सका। लेकिन उसने ऐसा किया, तातु दा की वजह से। ऐसा कहने के बाद जानवर आदमी वास्तव में पागल था, लेकिन बेहद स्नेही भी था। उसने सोचा कि उसे बहुत ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए। काले जानवर ने गर्म सफेद हवा छोड़ी, अभी भी अपने मोटे फर के नीचे थोड़ा कांप रहा था। फिर वह सीधा खड़ा हो गया, उसके विशाल पंजे जमीन पर मजबूती से टिके हुए थे। उसने अपनी पीठ को झुकाया और फिर अपने मजबूत शरीर को फैलाया, अंत में अपने फर पर लगे बारिश के पानी को हिलाने के लिए खुद को हिलाया। फिर उसकी काली नाक सिकुड़ गई, जैसे कि उसने बारिश में कुछ सूंघा हो। उसने अचानक उत्तर की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, फिर अपने दांत दिखाए। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। जाओ, उसने कहा।
उसने अपना सिर घुमाया, उसने उसकी जलती आंखों को देखा और उस दिशा में इशारा किया जिसका उसने अभी अनुमान लगाया था। जाओ, अपनी औरत को बचाओ, सब कुछ खत्म करने के बाद वापस आओ और मुझे ढूंढो। यह सुनकर उसने अपना सिर घुमाया और हवा की तरह भाग गया। गोल्डन ओट ईयर फ्लावर। यह गोल तंबू बहुत बड़ा था, कई 100 लोगों को रखने के लिए पर्याप्त, एक महल की तरह। बाहरी भाग शुद्ध सोने से सजा हुआ था। चमकदार सोना कैंप फायर और कैंप में मशालों की रोशनी को दर्शाता था। यहाँ तक कि बरसात की रात में भी अंदर से रोशनी देखी जा सकती थी। दूर से सुनहरी रोशनी हर दिशा में फैल रही थी, जैसे घास के मैदान पर रात में एक विशाल सुनहरा मुकुट हो। लेकिन यहाँ मजबूरन आए टूदा का ध्यान खूबसूरत बुने हुए ब्रोकेड पर नहीं था, और न ही इस गोल तंबू की परवाह थी जो शुद्ध सोने से बना लग रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, उसके कपड़े और बाल बारिश से भीगे हुए थे, और उन पर ताज़ा खून के धब्बे थे। उसका खून, वह मर चुका है। कोई रास्ता नहीं है कि वह बच सके। यहाँ तक कि उसके जैसा ताकतवर व्यक्ति भी नहीं बच सकता। उसने अपनी आंखों से देखा कि उसे भाले से छेद दिया गया था। उसने खड़े होने की कोशिश की, दूसरे घुड़सवार ने उसके शरीर में एक और भाला घोंप दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा, फिर से खड़ा नहीं हो सका। उस पल उसका दिल ऐसा लगा जैसे उसे चीर दिया गया हो। वह दिल तोड़ने वाले दर्द को रोक नहीं पाई, अपने गले से निकलने वाली दर्दनाक चीखों को रोक नहीं पाई। अंत में उसने ही उसे मार डाला। उसने सोचा कि वह बुढ़ापे तक उसके साथ रह सकती है। कौन जानता था कि वह उसकी वजह से मर जाएगा। उसे पता होना चाहिए था, समझना चाहिए था कि जिस दिन से उसने ब्लैक फायर बनाया था, यह तय था कि वह इस जीवन में सब कुछ खो देगी। उसका दिल इस तरह से दर्द कर रहा था मानो वह लगातार जल रहा हो। उसे गोल्डन ईयर फ्लावर में ले जाया गया और जमीन पर फेंक दिया गया। उसने ध्यान नहीं दिया, संघर्ष नहीं किया, बैठना भी नहीं चाहती थी। बस आंसू बहते रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह मर चुका था क्योंकि उसने उसे बचाया था। उस पर एक के बाद एक वार किए गए, फिर भी वह अभी भी उसकी रक्षा करना चाहता था, अभी भी उसका बचाव करना चाहता था, और अंत में जंगल में दुखद रूप से मर गया। वह इतनी पीड़ा में थी कि वह सांस नहीं ले पा रही थी। इस समय एक आदमी आया, उसके सामने खड़ा हुआ, उसे ढकने के लिए एक सुंदर और कीमती मुलायम भेड़ की खाल का गलीचा इस्तेमाल किया। फिर उसने उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैडम, मुझे माफ करें, मैं सिर्फ झांग यांग और आपको यहाँ आमंत्रित करना चाहता था। मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह अपने आंसू नहीं रोक सकी। वह अपनी आंसू भरी आंखों से सिर्फ उस खूबसूरत कपड़े पहने हुए आदमी को देख सकी जिसे ग्रेट खान कहा जाता था, और फिर से पूछा, तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं था? नहीं। बियटनिका ने उसकी ओर देखा और दृढ़ता से कहा, मैं वास्तव में ट्रोंग डुओंग को एक जनरल के रूप में नियुक्त करना चाहता था, लेकिन किसी ने अपने लाभ के लिए मेरे आदेशों की अवहेलना की। यह कहने के बाद वह खड़ा हुआ और अपने हाथों से ताली बजाई। लोगों को अंदर लाओ। 10 से ज्यादा सैनिक, सभी भीगे हुए, युद्ध कवच में 3 जनरलों के साथ घसीटे गए और बियटनिका और उसके सामने घुटने टेक दिए। बियटनिका ने अपनी छाती के सामने अपनी बाहें क्रॉस की और उसकी ओर देखते हुए कहा, ये वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे पति को मारा था। उन्हें इन 3 जनरलों ने भड़काया था और उन्होंने ट्रोंग डोंग को मार डाला। अब मैं उन्हें तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम उन्हें मार सकते हो, उनकी खाल उतार सकते हो, उनके हाथ काट सकते हो, और उनके साथ जो चाहो करो।
ज्यूये ने आंखों में आंसू लिए जमीन पर घुटनों के बल बैठे मंगोल सैनिकों को देखा। वह खड़ी हो गई और उसके शरीर पर फर का गलीचा नीचे खिसक गया, लेकिन उसने परवाह नहीं की। टेंट में मौजूद हर कोई देख सकता था कि उसके कपड़े भीग रहे थे और उसके बाल भीग रहे थे, और खून के साथ मिला यह पानी जमीन पर चमकीले लाल धब्बे छोड़ गया था। उसने उदासीन भाव से पुरुषों को देखा और उसका छोटा पीला चेहरा आंसुओं से लथपथ था। फिर उसने अपना सिर घुमाया और ग्रेट खान नामक व्यक्ति को देखा जो उत्तर का नेता था। उसके होंठ जो बहुत पहले ही रंग खो चुके थे हिल गए और उसने कर्कश आवाज में पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ब्लैक फायर बनाऊं? हाँ। दुनिया को जीतने में तुम्हारी मदद करूं? हाँ। उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, अपना चेहरा ऊपर उठाया और कमजोरी से पूछा, क्या मैं तुम्हारा चाकू उधार ले सकती हूँ? बीएर जी ने उसकी ओर देखा, अपनी कमर से चाकू निकाला और उसे दे दिया। ग्रेट खान, उसके बगल में खड़े एक सिपाही ने यह देखा और उन्हें रोकने के लिए बोलने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अपना हाथ उठाया, उन लोगों को चुप रहने का संकेत दिया, अभी भी उसके सामने चाकू पकड़े हुए। तूदा ने अपने खून से सने हाथ से बेहद तेज चाकू उठाया, फिर कदम दर कदम उन लोगों के समूह की ओर बढ़ा जिन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया था। उन लोगों को देखा जिन्होंने उसे मार डाला था और दुखी और कर्कश स्वर में कहा, मैंने कहा, मैं तुम्हारे पीछे चलने को तैयार हूँ। जब तक तुम उसे छोड़ दो और उसे मत मारो, मैं कुछ भी करूँगा। उसने दर्द से अपना सिर उठाया और गोल्डन हॉर्न के नेता की ओर देखने लगी। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूँगा। उसकी पीड़ा भरी आंखों से आंसू की 2 धारें बह निकली। मैं कुछ भी करूँगी। यह कहने के बाद उसने अपनी बड़ी तलवार को ऊपर उठाया। तंबू में हर कोई उसकी तलवार को नीचे घुमाने, सैनिकों को मारने और अपने पति का बदला लेने का इंतजार कर रहा था। कौन जानता था कि वह केवल दाई हान को देख रही थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, उसकी आंखें दुखी थीं, उसकी आवाज ठंडी और डांटने वाली थी। बीएर का, आज रात तुमने जो सबसे बेवकूफ़ी की वो मेरे आदमी को मारना था। इससे पहले कि वह बोल पाती, उसने ब्लेड घुमाया और अपनी गर्दन पर वार कर दिया।